तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन सेमेस्टर 2 का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपका 2023 में पूछा गया पेपर है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि यह पेपर आपका 75 मार्क्स का आता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी में। जैसे मैं सपोज दैट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, BBMKU धनबाद में 100 मार्क्स का हुआ, विनोबा भावे हजारीबाग में आपका 75 मार्क्स का हो रहा है, रांची, ठीक है, और जितने भी हैं DSP MU कोल्हान, आपका चाईबासा SKMU दुमका, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, सभी में यह पेपर सेम है और सभी में यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, और इसमें अगर 75 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 30 मार्क्स पासिंग होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 40 मार्क्स पासिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, बस पूछने का किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 तो किसी में 100 होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे और इसके आंसर भी जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैंने इसके 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, यह हमारा 5वां वीडियो है। और तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा को समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में है कि व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो दोस्तों वैश्विक नागरिक शिक्षा को समझा जा सकता है किस रूप में? यह दुनिया को समझाने और अन्य संस्कृतियों और लोगों को एक साथ जोड़ने, ठीक है, संबंध बनाने और साझा करने का एक तरीका है। इस रूप में इसको समझा जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वैश्विक नागरिक शिक्षा या वैश्विक नागरिकता शिक्षा विशेष रूप से तृतीय शिक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो नहीं दोस्तों, यह आपके सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, तृतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं, यह विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका जो ये एजुकेशन है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सेकेंडरी लेवल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है? ठीक है, तो आज क्यों प्रासंगिक है वैश्विक नागरिकता शिक्षा? देखिए, आज यह प्रासंगिक है क्योंकि नए नए जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं, ठीक है, उनको सामना करने के लिए, यानी कि क्योंकि समकालीन चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिक की आवश्यकता है। ठीक है, पहला कारण यह हो गया। दूसरा कारण है कि यह राष्ट्रवाद का मुकाबला करने का एक तरीका है और आज विश्व को एक बाजार के रूप में, एक गांव के रूप में, एक देश के रूप में समझा जाए। ठीक है, संपूर्ण विश्व हमारा एक मानवता के नाते पूरा का पूरा आवास स्थल है। ठीक है, इस रूप में समझा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A और B दोनों। ठीक है, D नंबर। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि क्या वैश्विक नागरिकता सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? क्या वैश्विक नागरिकता, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप, क्या सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, सतत विकास मतलब ऐसा विकास जिसमें हम विकास तो करें लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे कोई क्षति ना हो। ठीक है, तो हाँ, वास्तव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड यानी कि SDG, ठीक है, इससे अपने लक्ष्यों में शामिल करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां, क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? ठीक है, क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? हाँ दोस्तों, यह सभी देशों को उस मॉडल का अनुसरण करना पड़ता है और सभी के लिए एक ही मॉडल है, चाहे आप अमीर देश हो, चाहे गरीब देश हो, चाहे बड़ा देश हो, चाहे छोटा देश हो। ठीक है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, सभी के लिए एक ही मॉडल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नागरिकता के 4 मुख्य भाग कौन से हैं? ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट आर द 4 मेन पार्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। तो दोस्तों वैश्विक नागरिकता के 4 मुख्य भाग हैं हमारा, कौन कौन सी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आपका क्या बोलते हैं इसको यार, पर्यावरण, ठीक है, और आपके सांस्कृतिक। तो यहाँ पे देखिए नागरिक जिम्मेदारियाँ, ये आपका पॉलिटिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर है सांस्कृतिक जिम्मेदारियाँ, जागरूकता, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, ये आपके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको बदल के दे दे, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण, ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, 7वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा वैश्विक नागरिकता का गुण नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा वैश्विक नागरिकता का गुण नहीं है? देखिए, आपका गंभीर सोच और समाधान, ये बिल्कुल ये गुण है, वैश्विक नागरिक का एक गुण है। ठीक है, फिर है समुदाय और सहयोग, ये भी हमारा गुण है। सी नंबर क्रॉस सांस्कृतिक जागरूकता भी हमारा गुण है। और डी नंबर जो है आपका गतिहीनता। ठीक है, मतलब कि क्या बताएं, जो आदमी चल नहीं पा रहा है, जो अर्थव्यवस्था चल नहीं पा रही हो, एकदम घिसर घिसर के, मतलब किसी तरह से ठेल धकल के चलाई जा रही हो, ये इसका भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हिंदी नहीं किया गया है, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक नागरिक जिम्मेदारी है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक नागरिक जिम्मेदारी का उदाहरण है? तो दोस्तों, ऐसे समूह का समर्थन करना जो आपके समुदाय के अन्य लोगों को चोट पहुंचाता है। ठीक, ऐसे समूह का समर्थन करना जो आपके ऐसे समूह का समर्थन करना जो आपके समुदाय के अन्य लोगों को चोट पहुंचाता है, उसको समर्थन कीजिएगा। विरोध करेंगे यार, तो ये नहीं होगा दोस्तों, इसको काट दीजिए। ठीक है, भूलवश मैंने टिक लगा दिया था उस टाइम पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटिंग। ठीक है, वोटिंग। अगर यहाँ पे होता है ऐसे समूह का विरोध करना जो आपके समुदाय के अन्य लोगों को चोट पहुँचाता है। ठीक है, जो समुदाय कम्युनिटी हमारे लोगों को चोट पहुँचाएगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, झगड़ा लड़ेंगे, मार के भगाएंगे ससुर को। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। मतदान यहाँ पे आ जाएगा। यह एक राजनीतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है वोटिंग करना। ठीक है, मतदान, वोट डालते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप में से अभी तक कोई भी लोग वोट नहीं डाले होंगे, क्योंकि आप में से 18+ तो हुए होंगे, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ होगा। हाँ, कुछ कुछ डाले होंगे, जो आपका जनरल चुनाव होता है बिना ईवीएम के, विदाउट ईवीएम वाला, जिसमें आपका मुखिया, वार्ड, ये सब होता है, ग्राम पंचायत वाला, उसमें डाले होंगे। एमएलए एमपी का अभी तक आप लोगों ने नहीं डाला होगा। चलिए, अगला है वैश्विक नागरिकों के निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या अधिकार है वैश्विक नागरिक का? तो अधिकार है इनका गरिमा का अधिकार। ठीक है, भूख से मुक्त होने का अधिकार, बच्चों को पालने का अधिकार, ये तीनों अधिकार हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। वैश्विक नागरिकता शिक्षा को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है वैश्विक नागरिकता शिक्षा को? ठीक है, तो देखिए, यह है आपका आर्थिक शांतिपूर्ण, ठीक है, अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णुता, सुरक्षित और अस्थायी समाज को बढ़ावा देता है वैश्विक नागरिक शिक्षा। ठीक है, मोर पीसफुल, टॉलरेंस, ये सब गुण है दोस्तों, जो कि हर एक में होना चाहिए। शांतिपूर्ण, लेकिन आप लोग तो फायर हो जाते हैं तुरंत, घर में भी आपकी मम्मी या पिताजी कुछ बोलते होंगे ना, पूरा गुस्सा कर देते होंगे ना। शांतिपूर्ण ये आपको सिखाएगा। ठीक है, और ये गुण अगर विकसित कर लीजिएगा ना, मतलब क्रोध को कब प्रकट करना है, कब कंट्रोल करना है, कब दिखाना है, तो आप में सच में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी, परिपक्वता आ जाएगी। ठीक है, अगला है 11 नंबर। धारणीयता के पीछे मूल विचार क्या है? ठीक है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी? तो दोस्तों, धारणीयता के पीछे मूल विचार क्या है? इस क्वेश्चन का मुझे डाउट में आंसर देना पड़ रहा है। हम दुनिया को वैसा रखना चाहते हैं जैसा वह है। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ एक तरह से ये होना चाहिए ना, कि हम दुनिया को वैसा रखना चाहते हैं, जो बुराई है उसको दूर करना चाहते हैं और अच्छाइयों को लाना चाहते हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए। धारणता विकास का अर्थ यह है कि ऐसा धारणता विकास या फिर सतत विकास, हम लोग ऐसा विकास को कहते हैं जिससे हम सामानों का उपयोग करें, लेकिन इससे हमारे आने वाले पीढ़ी पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, ये होता है राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है। ज़्यादा सही ये लग रहा है कि हम दुनिया को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हमारा सामान्य भविष्य। ठीक है, इंग्लिश में है कि आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य या फिर हमारा साझा भविष्य होना चाहिए, ज़्यादा बेटर इसका हिंदी होता। रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हमारा साझा भविष्य, इस रिपोर्ट को हम लोग जानते हैं ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ये ब्रूटलैंड कहाँ है? तो यह अमेरिका का एक शहर का नाम है और 1987 में यहाँ पे एक कमेटी गठित हुई थी। इसमें यह सतत विकास से संबंधित, वैश्वीकरण से संबंधित इन सब बातों पे, टॉपिक पे बात हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं
और यहीं पे नारा दिया गया था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। 13 नंबर क्वेश्चन है सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं। दोस्तों वर्तमान समय में सतत विकास के 17 को एम रखा गया है, ठीक है, जैसे कि सहिष्णुता, शांतिपूर्ण रखना माहौल, ठीक है, इस तरह से 17 को, पर्यावरण को क्षति न पहुंचाना, प्रदूषण से मुक्त रखना, 17 को लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हम पृथ्वी पर सीमित संसाधनों का सामान, एक मिनट, हम पृथ्वी पर सीमित संसाधनों का सामना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पृथ्वी पर सीमित संसाधनों का सामना कर सकते हैं कैसे, तो कम खपत करेंगे, कम से कम यूज करेंगे किसी सामान का, ठीक है, जैसे कोयला यूज कर रहे हैं तो कम से कम यूज कीजिएगा, ठीक है, और पेट्रोल कम से कम यूज कीजिए, गाड़ी कम से कम चलाइए, जहाँ तक संभव हो केवल वहीं चलाइए। ये नहीं कि अब हम खेतवा जा रहे हैं तो खेत में भी बाइक लेके चल जाएँ, यार पैदल जाइए चाहे साइकिल लेके जाइए, ठीक है। फिर है उच्च कीमत लगाया जाता है, इसी कारण कि हाई रेट रहेगा तो आदमी कम खरीदेगा। फिर है आपका ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, ग्रीन वॉशिंग, ये सभी जो हैं आपके गुण हैं किसके, पृथ्वी पर सीमित संसाधनों को समान रूप से बचाने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास के वित्त पोषण के लिए यूरोपीय कार्य योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है, ठीक है। तो सतत विकास के लिए वित्त किस क्षेत्र के लिए कार्य नहीं है, तो दोस्तों यूरोपीय कार्य योजना जो है आपका पर्यावरण के लिए है, बिल्कुल है, एनवायरमेंटल के लिए काम करती है, सामाजिक स्तर पे भी काम करती है और गवर्नेंस के स्तर पे भी काम करती है, लेकिन यह मार्केट के स्तर पे, ठीक है, बाजार के स्तर पे काम नहीं करती है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि अकेले वर्ष 2010 में विश्व के महासागरों में कितने टन प्लास्टिक का कचरा निस्तारण किया गया। तो दोस्तों महासागर, बहुत बड़े बड़े सागर है, मेरा भी नाम सागर है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है। ऐसे जितने भी सागर हैं उन सभी को मिला के कितने टन कचरे का निस्तारण हुआ है दोस्तों इन महासागरों में, 8 मिलियन, कितना, 8 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, मतलब 8 मिलियन में 80 लाख टन कचरा निकाला गया है केवल 2010 में, ठीक है। और तब लोगों को लगा कि यार अब हमें प्लास्टिक पे कंट्रोल करना चाहिए, इनको रोक लगाना चाहिए। और यहाँ पे हमारे झारखंड राज्य में प्लास्टिक पे कंट्रोल किया गया है, 1 जुलाई 2022 से बैन लगाया है। क्या नाम था उनका, क्या जो नाम है, झारखंड जो भी है यार, छोड़िए मैं याद नहीं आ रहा, झारखंड पॉल्यूशन के रस्तोगी, AK रस्तोगी जी ने, ठीक है, उन्होंने बैन लगाया है 1 जुलाई 2022 से। 17 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है, तो किसका परिणाम है, हमारे औद्योगिक क्रांति का और वातावरण संबंधी अपक्षय का, ठीक है, ये दोनों कारण हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर आपको नहीं दिया गया है और इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है, तो अब आपको चूज करना है। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देगा। वातावरण संबंधी अपक्षय भी है, डिग्रेडेशन भी है और औद्योगिक क्रांति भी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण, ज़्यादा कारण देखा जाए तो इंडस्ट्री से, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ आपको बता देता हूँ यार। 18 नंबर है चिपको नहीं है, अपिको आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में हुआ था और कर्नाटक में यह आपका क्या, कर्नाटक का एक ज़िला था, दक्षिण कर्नाटक करके था इसका नाम, ठीक है, वहीं पे हुआ था। और यहाँ पे 1983 ईस्वी में हुआ था। कब में हुआ था, 1983, 1983 में। आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि भावी पीढ़ी की रक्षा पर बल देता है। तो भावी पीढ़ी की रक्षा पे कौन बल देता है, ठीक है, भावी पीढ़ी की रक्षा पर बल देता है, कौन बल देता है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। भावी पीढ़ी, अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा विकास जिससे हम तो उपयोग कर ही सकते हैं लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे कोई दिक्कत ना हो, इसी को बोलते हैं सतत विकास या धारणीय विकास, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यार अभी छठ पूजा बाकी है 2 महीना और यहाँ पे गाना बजने लगा, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है छठ का गीत सुनने में, ठीक है। हमारे झारखंड, यूपी, बिहार, इन 3 राज्यों में विशेष रूप से छठ पूजा मनाया जाता है। 20 नंबर है भारत में भूमि क्षरण बहुत बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि भारत में जो है आपका
भूमि का डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, भूमि संक्षारित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अपर्याप्त मृदा संरक्षण, ठीक है, अपर्याप्त मृदा संरक्षण के उपाय हैं, मतलब कोई उपाय नहीं करता है। और दूसरा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चराव होता है, अतिचारण, ठीक है, ओवर ग्राजिंग होता है। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 21 नंबर, साइलेंट वैली आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भारत का साइलेंट वैली कहा जाता है आपका केरल को, ठीक है, केरल राज्य को साइलेंट वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों केरल में 1973 ईस्वी को, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित था, एक डैम बन रहा था, उसके विरोध में। थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए मक्का खा के आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, खाना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, झारखंड का सबसे जो टॉप मोस्ट फसल कौन सा है? झारखंड में सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता है गेहूँ, सॉरी धान। दूसरे नंबर पे मक्का, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे हमारा गेहूँ। अगला है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, कब हुई थी दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत? और यह कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत, जहाँ पे महिलाएं जो है पेड़ों पे चिपक जाती थी और ठेकेदारों को पेड़ काटने से मना कर रही थी। 1973 में हुआ था, ठीक है। और अपिक्को आंदोलन भी 1973 में हुआ था। आगे देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। नर्मदा नदी में जब बांध बनाया जा रहा था, तब वहाँ की जो डीसी थी, आईएएस मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, वहाँ की एक आईएएस ऑफिसर थी, मेघा पाटेकर नाम था उनका। उन्होंने विरोध किया था, खुल के विरोध किया था और बैठने नहीं दिया। अंततः उनको यह योजना तोड़नी पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और मध्य प्रदेश से यह रिलेटेड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा से नीचे लोगों की विशेषता है? तो देखिए गरीबी रेखा से नीचे, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बीपीएल। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो बीपीएल कोटा के जितने भी लोग हैं, वैसे तो भारत में बीपीएल कोटा में नहीं अभी आता है, फिर भी आप लोग बीपीएल में नाम लिखा लेते हैं और लाल कार्ड से चावल उठाते हैं ना। तो बीपीएल कोटा में जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कर्ज के जाल में फंसे लोग होते हैं, ठीक है। अगला है, लिंग असमानता होती है इनमें, मतलब अदर कास्ट से शादी विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है, अदर चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे उसका छुआ नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत चलता है इनमें, ठीक है। आप भले ही बोल लीजिए कितना भी, लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है ना गांव में, मुझे खुद मालूम है क्योंकि मैं गांव का निवासी हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा होता है, लिंग असमानता होता है, भेदभाव होता है, ठीक है, क्योंकि ये अशिक्षित होते हैं, उतना ज़्यादा शिक्षित होते नहीं हैं। तो इनको जो है छोटी छोटी बातों पर इनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है जनरली, मतलब खराब तो नहीं रहता है, फिर भी यहाँ पे दे दिया है तो अब मानिए लेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर के सभी, ठीक है। गांव के लोगों का स्वास्थ्य जल्दी खराब नहीं होता है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी लोग होती हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होता है और वृद्ध महिलाओं पे ज़्यादा दिक्कत होता है। आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ठीक है, तो काम कीजिए और आपको बदले में क्या दिया जाएगा? अनाज दिया जाएगा, ठीक है, फूड दिया जाएगा। तो दोस्तों यह आपका 14 नवंबर 2004 में शुरू किया गया, ठीक है। 14 नवंबर क्या माना जाता है? बाल दिवस, बाल दिवस के जन्म दिवस पे, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पे बाल दिवस माना जाता है, उसी डेट पे यह स्टार्ट हुआ था। अगला है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग कल से करेंगे, बस आज तक यहीं करते हैं। फिर भी आपका क्वेश्चन है, गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या होता है? जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोता है। अगर उसको एनालिसिस हो जाता है कि मैं गरीब हूँ यार, ठीक है, और जब आपको फील होता है ना, सच में बताऊँ, जब तक फील नहीं कीजिएगा ना किसी चीज़ को, तब आप उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद फील किया है इस चीज़ को, ठीक है, बहुत बारीकी से। गरीबी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें गरीब, अच्छा घर नहीं होता है, आदमी गरीब होता है। ये तो यहाँ पे फालतू का लिख दिया ऑप्शन है यार, अच्छा घर नहीं होता है, बिल्कुल यार अच्छा घर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सबसे ज़्यादा सही सटीक उत्तर, कि बुनियादी आवश्यकता उसको पूरी नहीं होती है, ठीक है। मच्छरदानी चाहिए लेकिन मच्छरदानी मिलेगा नहीं, छाता चाहिए लेकिन छाता मिलेगा नहीं, चप्पल चाहिए लेकिन चप्पल मिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब मिलता है लेकिन उसी तरह से। और आपको साइकिल चाहिए स्कूल जाने के लिए, साइकिल मिलेगा नहीं, जब स्कूल में मिलता है सरकारी वाला, तब जाके आपको सुकून मिलता है। चलिए आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 पूरा देंगे। इसके बाद अभी तक मेरे पास और 150 क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं पूछे हुए सब मैं अपलोड कर दूंगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये सब अगर आप देख के जाएंगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिएगा।